हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7 व 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। देखें, विराम चिन्ह क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना। अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह होता है। जैसे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए हमें कहीं कहीं विराम देना होता है, रुकना होता है, और उन रुकने वाले स्थानों पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा विराम चिन्ह है। अर्थात किसी भाषा को लिखने के लिए रुकावट के संकेत को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही हमारा विराम चिन्ह होता है। अब देखें, विराम चिन्ह क्या होता है। ये विराम चिन्ह कई होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अच्छा, ये पहला पूर्ण विराम जाने से पहले आपको ये बता दें कि ये आवश्यक क्यों होता है इन चिन्हों का प्रयोग करना। तो जान लें, इन चिन्हों का प्रयोग करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर हम इन चिन्हों का प्रयोग न करें तो जो उसका आशय है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो दूसरा हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे रोको मत, जाने दो। एक वाक्य ये है और दूसरा रोको मत जाने दो। मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखें, यहाँ पे हमने 2 लाइन लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो। यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है और एक मार्क यहाँ लगा हुआ है। कहने का आशय ये है कि जैसे रोको मत, अब हम थोड़ा सा विराम देंगे, रोको मत जाने दो। अर्थात आशय ये है कि रोको मत जाने दो, उसको छोड़ दो। दूसरा देखेंगे है रोको मत जाने दो। लिखा वही शब्द है, सेम वही शब्द है, अंतर क्या है कि यहाँ पे कामा लगा और ये यहाँ पे एक शब्द के बाद कामा लगा, और वही अंतर पैदा कर रहा है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ पैदा कर दे रहा है। जैसे रोको मत जाने दो और दूसरा क्या है, रुको मत जाने दो। तो आशय एक दूसरे के उल्टा हो जा रहे हैं, इसीलिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अपने बातों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए, ताकि उसका सही अर्थ निकले। और वहां पे जो हम अल्प या थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, वही हमारा क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पे विराम चिन्ह। तो अपने भाषा को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए कि जो हम कहना चाहते हैं उसको लिखित रूप में सही स्थान पे सही चिन्ह का प्रयोग ही विराम चिन्ह का प्रयोग है। आइए देखते हैं कि विराम चिन्ह होते कितने हैं। तो विराम चिन्ह कई होते हैं, जिसमें से पहला हमारा पूर्ण विराम। पहला पूर्ण विराम देखते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम ये हमने यहाँ पे मार्क भी बना दिया हुआ, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम लगता कहाँ है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण मतलब पूरा, विराम का मतलब स्थान, यानी कि पूरी तरह से विराम, पूरी तरह से रुकना। अर्थात इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे किसी वाक्य को हम पूरा कर चुके हैं, वो वाक्य पूरा हो गया है और वहां पूरी तरह से हम विराम लेते हैं। तो ऐसे जगह पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, जैसे वाक्य पूरा हो गया, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया। अब जब वाक्य पूरा हो गया
तो हम अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। ये ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग लिखते हैं कोई भी वाक्य होता हमेशा पूर्ण विराम लगाते जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा वाक्य रहेगा उसी टाइप का पूर्ण विराम, उसी तरह का चिन्ह लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा। ये हमारा साधारण वाक्य है, इसलिए पूर्ण विराम। और ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो पहला पूर्ण विराम हो गया। दूसरा देखेंगे अल्प विराम। दूसरा देखेंगे अल्प विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम ये चिन्ह क्या होता है देखेंगे। ये अल्प विराम को हम इस तरह से निरूपित करते हैं जिसे हम कामा बोलते हैं। ये अल्प विराम का चिन्ह है, कहाँ लगाया जाता है तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहला कंडीशन क्या है कि जब एक ही कोट के कई पद दिए हों, ध्यान से सुनेंगे कि जब एक ही कोट के कई पद दिए हों तो वहां पर इसका यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन खाया पिया और घर गया। यहां पे देखें ये खाया पिया और घर गया, ये तीन एक ही कोट के ये चीज हैं। घर के स्थान पे दूसरा कुछ भी खाया पिया और पचाया ये भी लिख सकते हैं। कहने का आशय ये है कि एक ही कोट के जब कई पद मिल जाते हैं तो ऐसे जगहों पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे कि अंतिम दो को, जो एक ही कोट के कई पद दिए हुए हैं, अंतिम दो को हम और से जोड़ते हैं और उसके पहले चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हर जगह हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 है, इनके बीच कामा लगाया गया, लेकिन अंतिम 2 ये है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एक ही कोट के अंतिम 2 पदों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग करते हैं और उसके पहले हम अल्प विराम कामा का प्रयोग करते हैं। अब देखें अगला, ये तो रहा पहला पॉइंट। कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे दिनांक को सन से अलग करने के लिए, दिनांक को सन से अलग करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, दूसरा यानी कि अल्प विराम किसको, दिनांक को सन से। जैसे हमको लिखना होता है 15 जनवरी, अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे अगर दिनांक जो है सन से अलग करते हैं तो वहां पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप कि दिनांक को भी दर्शाने के लिए, सन से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, वाक्य के आरंभ में जैसे जिन प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो हाँ या ना लिखने के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं विद्यालय गया था। यहां पर देखें हाँ या ना में अगर उत्तर देना हो तो हाँ या ना लिखने के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि समुच्चय बोधक को आरंभ करने वाले उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य कैसे हो सकते हैं कि वह समझता तो है लेकिन समझता नहीं है, या लेकिन मानता नहीं।
यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या बताया है कि जो समुच्चय बोधक वाक्य हो शब्द होते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, यानी कि समुच्चय का मतलब जो वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वही समुच्चय बोधक होता है। तो समुच्चय बोधक के पहले भी जो होता है वहां पर जैसे वह समझता तो है लेकिन मानता नहीं है, तो यहाँ पे जिन वाक्यांशों को ये लेकिन जोड़ रहा है समुच्चय बोधक शब्दों से पहले भी हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट थे जिसमें अल्प विराम का प्रयोग बताया गया। अब देखें अगला कौन सा चिन्ह आता है, तीसरा है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह ये कैसे होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में। जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं तो उन वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक, जैसे कोई साधारण वाक्य होता है तो अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी प्रकार जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसके अंत में हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य है तो वो चिन्ह लगा देंगे। तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, चौथा दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक ये कैसे होता है देख लेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखें ये जो पूर्ण विराम की ही तरह दिखता है, पूर्ण विराम रहेगा लेकिन उसके नीचे एक बिंदी रहेगी, यही विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग करते कहाँ हैं, तो जिस वाक्य से विस्मय प्रकट होता है, चाहे वो वाक्य हो चाहे शब्द हो, जिन वाक्यों से विस्मय प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों अथवा शब्दों के पास हम ये विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वाह, वह पास हो गया। सुख, उसका दोस्त बर्बाद हो गया। तो यहां पर देखेंगे ये जो शब्द हैं या भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। देखें यहाँ पे हमने ये चिन्ह लगाया हुआ, एक चिन्ह यहाँ एक चिन्ह यहाँ, और इस वाक्य में देखें यहाँ कहने का आशय है कि ये दो शब्द हैं, ये दो वाह और सुख, ये विस्मय प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा वाक्य ही विस्मय प्रकट कर रहा है। तो हमने पहले ही बताया कि विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के पास हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे विस्मय बोधक वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 4 हो गया। अब देखें और कौन सा चिन्ह बचता है हमारा, 5वां देखेंगे उद्धरण चिन्ह। 5वां है उद्धरण। 5वां क्या दिया है, उद्धरण है, उद्धरण चिन्ह। 5वां क्या है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये कैसे होता है, देखना ऐसे होता है। उद्धरण चिन्ह देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है, ये सिंगल भी होता है और डबल भी होता है।
ध्यान रखेंगे ये जो चिन्ह है यहाँ पे डॉट डॉट करके हमने ऊपर से ये बंद किया, ये खुला, ये बंद हो गया, इसी को हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। सिंगल क्या होता है, जहां पे एक लगा होता है, ये इधर से खुला होता है, एक बंद होता है, वो सिंगल होता है, एक उद्धरण चिन्ह। और जहां दो होते हैं तो वो डबल होता है, जिसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। वो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। अब बात ये आती है कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि जो डबल इन्वर्टेड कामा यानी कि उद्धरण चिन्ह होता है, अगर किसी बात को किसी ने कहा है तो ज्यों करते हो कहने के लिए जो चीज उसने कहा है उसको दर्शाने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो भी डबल उद्धरण, दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे जैसे वह बोला तुम मेरे भाई हो, ये अब ये उद्धरण चिन्ह से हम इसको ऐसे लिख देंगे। या दूसरा कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे जैसे तिलक ने कहा, तिलक ने कहा क्या कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हो गया, ये बंद कर देंगे। कहने का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहा है या जिसने कुछ कहा है, तो जो कुछ भी उसने कहा है उसी को हम दो उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। ये डैश डैश है, डैश डैश का मतलब यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, और वो जो लिखे गए शब्द या वाक्यांश है या वाक्य है वो किसी के द्वारा कहे गए हैं, तो इनको दर्शाने के लिए हम दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी पाठ, इकाई या किसी अन्य चीज को इंगित करने के लिए हम सिंगल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे कोई कहानी हो, कहानी का नाम हो, कोई समाचार पत्र हो, कोई अन्य चीज हो, उसको दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी यह कविता सरिता में छिपी है, सरिता में छिपी है। यहां पर देखेंगे, यहाँ इसको हमने इंगित किया है, तो जिसको हमें इंगित करना होता है उसको हम एक उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। चाहे कोई पाठ हो, समाचार पत्र हो, लेख हो या अन्य कोई चीज हो, उसको हम एक उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, उसको विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ये हो गया उद्धरण चिन्ह। अगला देखते हैं क्या है, अगला देखेंगे योजक चिन्ह। अगला क्या है, अगला हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह जैसा कि नाम से ही ये भी स्पष्ट है, योजक मतलब जोड़ने वाला, अर्थात द्वंद्व समास के शब्द जैसे होते हैं माता पिता, भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास के ये शब्द हैं। तो जो द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऐसे द्वंद्व समास के शब्द होते हैं जो दो युग्म होते हैं, उनके बीच में हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा,
तो ये जो शब्द युग्म होते हैं, इन शब्द युग्मों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जहां पे ऐसे शब्द आ जाए द्वंद्व समास टाइप के या शब्द युग्म जो एक ही साथ यूज होते हैं, ऐसे शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे सातवां क्या दिया हुआ है, निर्देशक चिन्ह। सातवां दिया है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये क्या होता है, ये भी योजक चिन्ह की ही तरह होता है। ध्यान रखेंगे, जो निर्देशक चिन्ह होता है वो भी योजक चिन्ह की ही तरह होता है। अब अंतर ये है, समझना ये है कि जब उसी तरह का होता है तो कैसे जानेंगे वो योजक चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह है। तो अंतर जानने के लिए ये ध्यान रखेंगे, जो योजक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो दो शब्द युग्म के बीच में प्रयोग किया जाता है। जो द्वंद्व समास टाइप के जो शब्द होते हैं उनके बीच में प्रयोग किया जाता है। और जो निर्देशक चिन्ह होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और वो किसी चीज को निर्देशित करने के लिए लगाया जाता है। ये जो निर्देशक चिन्ह होता है योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये निर्देशित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कोई विवरण देना है हमें, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चाहे और लिख लेंगे, और शत्रुघ्न। यहाँ पे देखें निर्देशित करने के लिए, निर्देशित क्या करना, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे हम एक चिन्ह वो निर्देशित कर रहा है कि वो कौन कौन है आगे, तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये लिखेंगे। ये हमारा है निर्देशक चिन्ह। आप योजक चिन्ह नहीं समझेंगे क्योंकि योजक चिन्ह दो शब्द युग्मों के बीच में प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्देशक चिन्ह किसी वाक्य में कुछ शब्दों, कुछ वाक्यांशों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अब वो कौन कौन है इनको निर्देशित करने के लिए हम वहां पे उस चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अब देखें अगला कौन सा हमारा विराम चिन्ह आता है। 8वां देखेंगे, 8वां आपका दिया हुआ लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। अब लाघव क्या होता है, लाघव का मतलब होता है संक्षेप। लाघव का क्या मतलब होता है, संक्षेप। और संक्षेप का हम चिन्ह कैसे लगाते हैं ये देख लेंगे। एक छोटा सा 0 बना देते हैं, वही हमारा लाघव या संक्षेप का चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग करते कहाँ है, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए। जैसे हमने लिखा है पंडित, इसको संक्षिप्त करने के लिए हम ऐसे लिख देंगे। अब देखें नगर निगम, और एक और शब्द लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश नगर निगम, इसको संक्षिप्त करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे दिल्ली नगर निगम। अब इसको संक्षेप करना है तो हम लिखेंगे यानी कि एक वर्ड लिखने के बाद हम शून्य लिख देते हैं। यही हमारा होता है लाघव चिन्ह, संक्षिप्त का चिन्ह। तो ये हो गया लाघव चिन्ह। अब देखें
एक और चिन्ह होता है, उसका प्रयोग करते कहाँ है? जैसे आपने देखा होगा ये छोटा कोष्ठक इसको बोला जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अर्थात किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम इस छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण अभी आपको समझ में आ जाएगा जब से हमने यहाँ पे लिखा लाघव, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह हमने लिखा है। ये लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव एक ऐसा शब्द है जिसे सभी लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसी का दूसरा शब्द हम लिख देंगे संक्षेप, संक्षेप। अब इसी के अर्थ को स्पष्ट जहां पे कोई शब्द कर रहा है तो वही हमारा होता है। वहां वैसे ही शब्दों के लिए हम या वाक्यांशों के लिए हम इस चिन्ह का अर्थात छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कहां पर? जहां पे जो शब्द लिखे गए हैं उसका आशय क्लियर नहीं है तो उसके आशय को स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे छोटे कोष्ठक के बीच में लिख देते हैं और यही चिन्ह हमारा हो जाता है वो छोटा कोष्ठक। तो इसका प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं? आशय को स्पष्ट करने के लिए। जैसे लाघव, लाघव का आशय उतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि ज्यादातर यूज नहीं होता है, संक्षेप ज्यादातर यूज होता है तो संक्षेप को ज्यादातर लोग समझ सकें, इसीलिए लाघव को संक्षेप, संक्षेप जो लिखा गया उसको हम छोटा कोष्ठक में, तो ये भी चिन्ह है। तो इस चैप्टर में विराम चिन्ह नामक चैप्टर में आपको ये तमाम चिन्ह, कई प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।